Hello students, welcome to today's class. In the previous lecture, we were talking about what thermodynamics is, what are its application, its limitations, and we learnt about some terms like what is the system, what are its different types. ठीक है, व्हाट इज़ द स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन को मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि स्टेट फंक्शन एक्चुअल में क्या है, कंडीशन है, सिस्टम की कंडीशन है. और सिस्टम की कंडीशन हम कैसे बता पाते हैं, जब हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं. ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम उसकी कंडीशन को बता सकते हैं. लेकिन याद करो लिमिटेशन क्या थी. एक लिमिटेशन थी कि थर्मोडायनेमिक्स डील विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक मतलब विच इज़ एसोसिएटेड विद बल्क, ज़्यादा. ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल एटम की बात करेंगे तो इंडिविजुअल एटम्स के बारे में थर्मोडायनेमिक्स हमें डील नहीं कराती या हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती. ठीक है, तो आज फिर से हम जो है कुछ टर्म्स को समझने वाले हैं. पहली जो टर्म है दैट इज़ योर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. हालांकि इसको हम पहले समझ चुके हैं, यानी कि सिस्टम विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज़. मतलब उसमें बहुत सारे एटम्स हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. एंड द प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद द सिस्टम आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़. ठीक है, जिसके अंदर एक ऐसा सिस्टम जिसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. और ऐसे सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़. अब ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है ये दो बातों पर डिपेंड करती है. ये दो तरीके की होती है. वन इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकेंड इज़ योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक क्या है एक्सटेंसिव और दूसरी क्या है इंटेंसिव. एक्सटेंसिव में क्या होता है, देखें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी के सिस्टम की क्वांटिटी कितनी है. जैसे मास किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे. क्वांटिटी ज़्यादा तो मास ज़्यादा. वॉल्यूम भी क्या है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि क्वांटिटी अगर 5 लोग हैं और वो जितना स्पेस घेरेंगे, अगर आप 10 लोग 10 पर्सनस को कहीं पर बिठा देते हैं तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे. 50 को बिठा देंगे तो ज़्यादा वॉल्यूम घेरेंगे. यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी है. अगर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव. ऐसे ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी. क्वालिटी पर डिपेंड करेगी. जैसे कि टेम्परेचर. अगर मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी आइस स्लैब है, आइस स्लैब समझते हैं, आइस का बहुत बड़ा टुकड़ा है. ठीक है, तो उस पर आप थर्मोमीटर रखो. ठीक है, उसका टेम्परेचर नोट करो. या उसी आइस में से एक छोटा सा पीस तोड़ लो, छोटा सा टुकड़ा तोड़ लो. जब छोटा सा टुकड़ा तोड़ोगे उसके ऊपर थर्मोमीटर रख के देखो, उसका भी टेम्परेचर सेम आएगा. यानी कि जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है क्वालिटी पर. इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आइस ज़्यादा है या आइस कम है. मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी हुई, इंटेंसिव. क्यों, क्योंकि ये कहाँ डिपेंड करती है, क्वालिटी पर. ठीक है. इसका मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल अपने बच्चों को बताता हूँ कि भाई देखो, जब हमें भूख लगी होती है, ठीक है, तो फिर इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कितनी रोटियाँ हैं. जब भूख लगी हो तो इस बात से फ़र्क पड़ता है ना कि कितनी रोटियाँ है. और जब भूख ना लगी हो तो फिर हम देखते हैं, फिर हम कहते हैं यार आज तो ये चीज़ टेस्टी नहीं बनी या ये चीज़ टेस्टी नहीं बनी. और जब भूख लगी होती है, अरे अब तो खानी पड़ेगी. तो जब भूख है वो एक्सटेंसिव है, मतलब फ़र्क पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी में खाना है. लेकिन अगर भूख नहीं लगी हुई और फिर भी आप खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो क्या है, इंटेंसिव है. मतलब आप सिर्फ देख रहे हैं कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है. ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. लेकिन आप ध्यान दो कि मास क्या है, मास है आपके पास एक्सटेंसिव. वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है एक्सटेंसिव. मास क्या है, एक्सटेंसिव. वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव. एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी. डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. याद रखना कि मास क्या है, एक्सटेंसिव है. वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव है. दोनों एक्सटेंसिव चीज़ें हैं. लेकिन एक बात ध्यान दो कि वाटर है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है,
वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अब देखो, अगर मान लो 1 लीटर पानी है तो उसकी भी डेंसिटी इतनी होगी। अगर आपके पास 500 ml पानी है तो उसकी भी डेंसिटी इतनी होगी। आपके पास 100 लीटर पानी है तो उसकी भी डेंसिटी इतनी होगी। यानी कि डेंसिटी आप चाहे थोड़े से पानी के लिए या बहुत सारे पानी के लिए, डेंसिटी तो हमेशा वाटर की क्या रहेगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये डेंसिटी क्या है, डेंसिटी आपके पास है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि ये क्वालिटी पर डिपेंड नहीं कर रही, सॉरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही, ये किस पर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड करती है क्वालिटी पर। लेकिन ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से मिलकर बनी है। इसका मतलब हुआ कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन कब? देखें, डेंसिटी में ध्यान दो, आपने मास कितना लिया 1 ग्राम, वॉल्यूम भी कितना लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आप यूनिट लें, एक एक मास है तो 1 ग्राम, वॉल्यूम है तो 1 ml, टेम्परेचर है तो 1 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप यूनिट अमाउंट लेते हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटेंसिव में। मैं फिर से बता रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट मीन्स डेंसिटी इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन डेंसिटी इज मेड अप फ्रॉम 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम। एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बिकम इंटेंसिव। ठीक है, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बिकम इंटेंसिव बाय स्पेसिफाइंग यूनिट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंसर्न्ड, कि हमें उसका क्या लेना है 1 यूनिट लेना है। इनफैक्ट एनी मोलर प्रॉपर्टी, मोलर मतलब 1 मोल अगर मैं लेता हूँ सिस्टम को, इज इंटेंसिव बिकॉज इट इज़ एक्सटेंसिव फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सीधी सीधी बात यह है कि अगर आपने 1 मोल लिया या यूनिट अमाउंट लिया तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम पहले पढ़ चुके हैं, जब रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाती है और रिएक्शन बैकवर्ड में भी जाती है। लेकिन जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर जाती है तो एक बात याद रखना हमेशा, हालांकि ये चीज़ हम देखेंगे कब, जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, विच इज़ द नेक्स्ट चैप्टर फॉर मी। लेकिन जब थर्मोडायनेमिक्स, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम पर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू चेंज नहीं करती। मतलब जितना वॉल्यूम था उतना रहेगा, जितना प्रेशर था उतना रहेगा, जितना टेम्परेचर था उतना रहेगा। यानी कि एक बार अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज विद द टाइम। व्हेन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद टाइम, देन सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि तब हम कहेंगे कि वहाँ पर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स को हम प्रॉपर्टी से स्टडी करते हैं। ऐसी आती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है, व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जैसे केमिकल रिएक्शन होती है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, ऐसे ही प्रोसेस मतलब रिएक्शन है यहाँ पर बेसिकली, कि जब कोई सिस्टम अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करेगा तो हम क्या कहेंगे, प्रोसेस हो गई या रिएक्शन हो गई। लेकिन जब हम इस प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो कंडीशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो प्रॉपर्टीज़ को ही ध्यान में रख के आप जो है चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। अगर मान लो प्रोसेस करवाते टाइम टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर डज नॉट चेंज। व्हेन टेम्परेचर डज नॉट चेंज देन वी कॉल इट एज आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल, आइसो मीन सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। ऐसे ही आइसोबारिक, आइसोबारिक बार आपको याद होगा, बार क्या होती है, यूनिट ऑफ प्रेशर। आइसोबारिक यानी कि प्रेशर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ऐसे ही आइसोकोरिक, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक हमारे पास आ जाता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब नो हीट एक्सचेंज, ना तो सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी लेगा ना सिस्टम को एनर्जी देगा, हीट ना लेगा ना देगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग जब ऐसी कंडीशन पे कोई काम करवा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, यानी कि ये जो हमने क्लासीफाई किया है चीज़ों को, प्रोसेसेस को, वो किसके बेसिस पे किया है, वो इस बेसिस पे किया है कि भाई जब वो प्रोसेस कराई तो कंडीशंस कैसी मेंटेन की गई। ठीक है, चलिए लास्ट है, इसके बाद जो है हम थोड़ा सा टर्म्स से बाहर निकल के कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे। एक रिएक्शंस को, प्रोसेसेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला रिवर्सिबल,
दूसरा इरिवर्सिबल, नाम से ही बता रहे हैं, रिवर्सिबल मतलब वो वापस, अगर मान लो ये उंगली यहाँ से यहाँ गई तो यहाँ से ये वापस इसी पोजीशन पर आ जाएगी, यानी कि जहाँ से चले थे अगर वहीं पहुँच गए तो रिवर्सिबल, नहीं पहुँचे तो इरिवर्सिबल। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि इसमें क्या है, इमेजिनरी होती है, रिवर्सिबल रियल नहीं होती, जबकि इरिवर्सिबल रियल होती है। रिवर्सिबल टेक्स इनफाइनाइट टाइम, कि मान लेते हैं कि एक पर्सन है, उसको क्या करना है, उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। लेकिन ये पर्सन क्या करता है, ये यहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक आएगा फिर वापस चला जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा फिर वापस चला जाएगा। तो कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो आंसर इस भाई पता नहीं कितना लगेगा, क्योंकि ये तो वापस आ जा रहा है। तो इसलिए जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन इज़ इनफाइनाइट, ठीक है, जबकि ये इसके अंदर कैसा टाइम होगा, फाइनाइट, कि भाई एक गिवन टाइम इंटरवल में ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही दिस प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, कि बहुत स्लो है, इतनी स्लो है कि ये कभी भी वापस आ सकती है, ये इतनी स्लो है कि कभी भी वापस आ सकती है। लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास एक क्रैकर है, आपने उसके अंदर आग लगा दी, आपके पास एक क्रैकर है उसमें आग लगा दी, तो वो एकदम से फट जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो क्या आप वो टुकड़े उठा करके या धुएं को इकट्ठा करके वापस क्रैकर बना सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि एक्चुअल में चीज़ें इतनी जल्दी हुई कि आपको कुछ पता ही नहीं चला। यानी कि जब रिएक्शन कैरिड आउट वेरी रैपिडली, क्योंकि वहाँ वापस नहीं कर सकते, तो वो कैसी है, इरिवर्सिबल है। क्योंकि ये वापस नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है यहाँ पर देखें रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम इज़ मेंटेन्ड एट ईच स्टेप, लेकिन यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट आफ्टर कंप्लीशन, कि जब तक ख़त्म नहीं होगी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, क्योंकि क्रैकर तो फट गया, उसके बाद इक्विलिब्रियम आता है तो आता रहे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, वो फॉरवर्ड भी जा रहा है और वो बैकवर्ड भी आ रहा है, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम यहाँ मेंटेन रहेगा। इसके केस में वर्क डन इज़ मैक्सिमम, वर्क डन इज़ मैक्सिमम, जबकि यहाँ वर्क डन मैक्सिमम नहीं है। देखो ना कि आपके पास ये एक बंदा है और इसने एक जो है बैग उठा रखा है, तो वर्क डन टू मूव दैट बॉक्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, आप पहुँचाना गए हैं बॉक्स को, यहाँ पहुँचाना है, लेकिन वो तो क्या कर रहा है, पहले उसने एनर्जी लगाई, यहाँ वर्क लिया, फिर वापस ले गया, फिर वर्क किया, फिर वापस, फिर ऐसे चलता रहेगा, वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन यहाँ वर्क मैक्सिमम नहीं होगा। सो दिस इज़ अबाउट योर टाइप ऑफ प्रोसेसेस, कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। कुछ टर्म्स थी जो हम सीख चुके हैं, ये बार बार यूज़ होंगी, तो आई होप कि आपको जो है ये सब टर्म्स अच्छे से याद हो जाएं। देखें, हमारे पास एक वर्ड है इंटरनल एनर्जी। वर्ड क्या है, इंटरनल एनर्जी। जो दुनिया का कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम के पास एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, नेचुरली होती है। जैसे मान लो आपके पास एक एटम है और इस एटम को आप देखते हैं कि भाई ये तो रेस्ट पे है, ये क्या है, रेस्ट पे है, लेकिन ये आप बाहर से देख पा रहे हैं। एक्चुअल में अगर एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे होंगे, यानी कि उसके पास रोटेशनल एनर्जी है। न्यूक्लियस क्या करता है, वाइब्रेट करता है, उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी है। भले ही आपको दिखने में वो रेस्ट पे लग रहा हो, लेकिन उसके पास एनर्जी होती है। यानी कि हर एक सिस्टम के पास कुछ नेचुरल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सिस्टम। इसका सिंबल क्या है, या तो U लिखते हैं कैपिटल या फिर E। ये जो U और E है, मज़े की बात ये है कि यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की एनर्जीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कलेक्टिव, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कितनी है, रोटेशनल कितनी है, वाइब्रेशनल कितनी है, पोटेंशियल कितनी है, काइनेटिक कितनी है, ये अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरनल एनर्जी है वो सम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हर टाइप की एनर्जीज़ का सम इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है, द वैल्यू ऑफ यू डिपेंड्स अपॉन कंडीशन ऑफ द सिस्टम, के सिस्टम किस कंडीशन पे है, और दूसरा है नेचर ऑफ द सिस्टम एंड इट्स अमाउंट। भाई किसी में ज़्यादा एनर्जी होती है और किसी में कम एनर्जी होती है, लेकिन एनर्जी होती सबके अंदर है। जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसा है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है मतलब हमें इस बात से फ़र्क पड़ेगा
कि स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी कितनी थी, बाद में इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हुई और वो कैसे चेंज हुई हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मैंने क्या किया, मैंने एक सिस्टम लेट किया, दैट सिस्टम हैज़ इंटरनल एनर्जी U1, दिस इज़ द इनिशियल। ठीक है, हमने इसकी जो है इंटरनल एनर्जी चेंज कर दी U2। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा U। डेल्टा का मतलब क्या हो गया, डेल्टा का मतलब हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू U2 माइनस U1, या फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी या फिर इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ये देखिए डेल्टा U का साइन दो तरीके से आ सकता है, आइदर पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी ज़ीरो। अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है U2 इज इक्वल टू U1, के मतलब नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कि इंटरनल एनर्जी तो चेंज हुई नहीं। लेकिन अगर पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आने का मतलब है U2 इज़ ग्रेटर देन U1। ऐसी अगर नेगेटिव आई तो इसका मतलब है U1 इज़ ग्रेटर देन U2। U2 ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि फाइनल एनर्जी ज़्यादा थी, फाइनल एनर्जी ज़्यादा थी। इसका मतलब है कि जब कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि वो कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है। कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, यानी कि जब वो एनर्जी कहीं से खाएगा तभी तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। ऐसे ही ये कैसी प्रोसेस हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। देखें हमने देखा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, या फिर डेल्टा U इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, कि उसने क्या करी, एनर्जी खाई है। अगर कम आ रही है प्रोडक्ट की तो इसका मतलब उसने एनर्जी रिलीज़ करी है। अगर मैं बात करूँ यूनिट्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, वो क्या होती है, अर्ग या फिर जूल, या 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, ये कन्वर्जन्स हैं। अब इसमें एक पॉइंट पूछा जाता है कई बार, ये NCERT के कई क्वेश्चंस भी इस पॉइंट पर बेस्ड है, कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज करेगा, अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करता तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको फॉर एनी आइडियल गैस। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी ज़ीरो। ठीक है ना, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी देयर। चलिए सेकंड हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ द वर्क। वर्क आपको पता है क्या होता है, ठीक है, तो वर्क के बारे में देख लीजिए। वर्क का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखें आपके पास ये एक सिस्टम है, इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, दिस इज़ द पिस्टन। ठीक है, दिस इज़ द पिस्टन। यहाँ पर गैस है, गैस क्या करती है, फैलती है। आपने क्या किया, ये मान लेते हैं पिस्टन जो है इनिशियल स्टेट में यहाँ है, पिस्टन का है यहाँ है, अंदर क्या भर रखी है, गैस ए। प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि गैस ए क्या करेगी, इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स। जब ये प्रेशर लगाएगी तो पिस्टन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन कब होगा, देखो यहाँ पर दो प्रेशर काम करते हैं, एक प्रेशर का खुद का गैस का खुद का प्रेशर और दूसरा एयर का प्रेशर। उसकी बात हम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर रुक के। लेकिन अगर आप मान लो कि पिस्टन को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में चेंज इन लेंथ जो आया वो कितना आया, DL आया। लेंथ में कितना चेंज आया, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, DL हुई। DL मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, DL का मतलब हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखें कि वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब वर्क डन जो है ये दो तरीके का होता है, एक होता है बाय द सिस्टम और दूसरा होता है ऑन द सिस्टम। एक तो सिस्टम खुद काम करता है, जैसे यहाँ पर सिस्टम ने खुद काम किया तो पिस्टन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और गैस क्या कर गई, फैल गई। कि भाई देखो ना, पहले तो उसके पास सिर्फ ये वॉल्यूम था,
अब अगर पिस्टन ऊपर चला गया तो उसके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब है कि गैस क्या कर गई, एक्सपैंड कर गई। और यहाँ पर गैस ने प्रेशर लगाया तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। लेकिन अगर मान लो पिस्टन यहाँ होता और आप इसके ऊपर प्रेशर लगाकर उसको नीचे की तरफ ले आते, बहुत ज़्यादा वज़न रख दो यहाँ पर। प्रेशर लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है, बहुत ज़्यादा वज़न रख दो। वज़न रखोगे तो पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो गैस क्या करेगी, कंप्रेस कर जाएगी। ठीक है, एक में क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, दूसरे में क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है। तो वर्क में एक में तो क्या है, गैस ने काम किया, दूसरा गैस के ऊपर काम हुआ। तो वर्क इज़ डन ऑफ टू टाइप, एक है बाय द सिस्टम, दूसरा है ऑन द सिस्टम। वर्क को करने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल और दूसरा होता है मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल मतलब करंट के हेल्प से, जब करंट की हेल्प से वर्क करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ईएमएफ इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ इन द रिएक्शन ऑफ आयंस, जब आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिकल वर्क होएगा। लेकिन मैकेनिकल वर्क ही वो वर्क है जिसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो, वर्क डन व्हेन गैस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। अब कहोगे सर ये एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ से आ गया, तो देखो इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी ये बात कि अगर ये कंटेनर है, इफ़ दिस इज़ द कंटेनर, और इसके अंदर मैंने क्या रखी है, गैस रखी है, तो गैस क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ जो है खींचने की, फेंकने की कोशिश करेगी। यानी कि इसको क्या कहा हमने, पी इंटरनल। क्या कहा, पी इंटरनल। अब ये जो पिस्टन है इसके ऊपर क्या है, एयर है। एयर भी क्या होती है, गैस है। तो एयर क्या करती है, पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का मारती है। तो वो एयर बाहर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी एक्सटर्नल। अगर मान लेते हैं कि पी इंटरनल इज़ ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, अगर इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड करेगी। गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, फैल जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पी इंटरनल लेस है पी एक्सटर्नल से, यानी कि एयर ज़्यादा प्रेशर लगा पा रही है, तो पिस्टन क्या करेगा, नीचे मूव करेगा। नीचे मूव करेगा तो गैस क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो एक्सपैंड करती है तो बाय द सिस्टम, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, ऑन द सिस्टम। तो इस वर्क का जो फार्मूला हमने पढ़ा कि W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप लोग क्लास 11th में ही एक फार्मूला पढ़ते हैं, दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, या फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सो W की जगह, यहाँ फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इनटू एरिया। सो W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू में DL क्या थी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि मैथ क्या सिखाता है, एरिया क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब DL देखो, पिस्टन क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि एक हाइट है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा ना, सिर्फ क्या चेंज करेगी, अगर पिस्टन ऊपर जाता है तो सिर्फ क्या चेंज करेगी, हाइट चेंज करेगी। तो वो क्या आ जाएगा, DL इज़ द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी क्या आ जाएगा, स्मॉल। सो DW, दिस इज द स्मॉल वर्क डन टू मूव द पिस्टन थ्रू द डिस्टेंस DL, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ कहाँ से आया, एरिया से, और उसमें एक और फैक्टर अपने आप ऐड हो गया, क्या, DL, चेंज इन हाइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो W का DW इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। अगर मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V1, और फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2, तो ये जो वर्क डन होगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब भी आपको टोटल वर्क निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन आएगा P इंटू DV, क्योंकि P क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज कर रहा है। तो इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, DV का। तो इस DV को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1। इसके लिए आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको नोट करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू DX इज इक्वल टू X, कि जिसका इंटीग्रेट कर रहे हो अगर वो सिर्फ 1 है तो उसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, X आ जाएगा। ऐसे ही DV का क्या आ जाएगा, V। और जब लिमिट लगाते हैं, ये क्या था, X1 से X2, लिमिट क्या आ जाएगी, X1 से X2। ठीक है, तो लिमिट कैसे हटाते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
ये मैथ्स सिखाता है। तो उसी हिसाब से आया V2 माइनस V1, क्योंकि अपर लिमिट क्या है V2 और लोअर लिमिट क्या है V1। तो P इंटू डेल्टा V, यहाँ पर P क्या है, P इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर, P इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर। देखिए हमारे पास वर्क कितनी कैटेगरी में था, 2 कैटेगरीज में था, एक ऑन द सिस्टम और दूसरा क्या था, बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम अगर वर्क है तो IUPAC की साइन कन्वेंशन मतलब उसने लेट कर रखा है कि भाई कब क्या साइन लेना है। अगर बाय द सिस्टम है तो वर्क को आप साइन क्या पुट कर देंगे, माइनस का। अगर वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम तो वर्क का साइन क्या लिख देंगे आप, पॉजिटिव। यानी कि अगर गैस एक्सपैंड करती है तो वर्क का साइन क्या आएगा, माइनस। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वर्क का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, देखें इसमें एक बड़ा छोटा सा डेरिवेशन है हमारे पास है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, चीज़ों को एक्सपैंड करेंगे। अगर गैस एक्सपैंड करती है तो अभी आपने पढ़ा कि अगर गैस एक्सपैंड करती है तो वर्क का साइन क्या करना है, माइनस। यानी कि जो W का साइन है P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, उसको हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस P इंटू डेल्टा V। ठीक है, अब इसमें देखें हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं कि DW को इंटीग्रेट किया था, माइनस तो साइन साथ का साथ चलेगा ही, और V1 से V2 वॉल्यूम चेंज करेगा, P इंटू DV। अब इसके अंदर देखें अगर मेरे पास क्या है, आइडियल गैस है, क्या है मेरे पास, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस इक्वेशन का भी एक फंडा आएगा। अगर आइडियल गैस इक्वेशन का एक फंडा आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, nRT ओवर V। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का अमाउंट क्या रखना है, फिक्स। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। और कंडीशन क्या ली है, आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि DW विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P की जगह मैं पुट क्या कर सकता हूँ, nRT ओवर V इंटू में DV। जो कांस्टेंट होती है टर्म वो कहाँ आ जाती है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन से बाहर आएगी तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी nRT इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर V इंटू में DV, 1 ओवर V इंटू में DV, ये बनेगा। और इसका जो इंटीग्रेशन आता है nRT, वो आता है नेचुरल लॉग ऑफ V। लिमिट्स क्या है, V1 से V2। और नेचुरल लॉग को अगर LOG में कन्वर्ट करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। और लिमिट रखने का तरीका वही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी कि हमारे पास आ गया DW इज इक्वल टू nRT, ये साइन किसका है, माइनस का, 1 ओवर V इंटू में DV। V1 से कहाँ जाना है, V2 जाना है। तो DW की वैल्यू आ जाएगी माइनस nRT। इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है, लॉग V, V1 से V2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी कि DW इज इक्वल टू माइनस nRT लॉग ऑफ V2 माइनस लॉग ऑफ V1। क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन साथ चलेगा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, या इसको पहले लॉग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करो nRT, ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ V2 माइनस लॉग ऑफ V1। लॉग का एक फार्मूला होता है लॉग M माइनस लॉग N, ये किसके इक्वल होता है, लॉग M अपॉन N के। तो इस हिसाब से ये जो आंसर मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 2.303 nRT लॉग ऑफ V2 बाय V1, लॉग ऑफ V2 बाय V1। अब यहाँ पर देखें, एक अगर बॉयल्स लॉ आप लगाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। या V2 अपॉन V1 विल बी इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो V2 अपॉन V1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, P1 अपॉन P2। ये किसकी हेल्प से आया, ये आया बाय द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से आया, बाय द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ। तो आज हमने 2 चीज़ें सीखी, एक क्या इंटरनल एनर्जी क्या होती है, दूसरा क्या कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। एक्चुअल में ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा डेरिवेशन आ जाता है एग्ज़ाम में, कई बार सीधा सीधा डेरिवेशन आ जाता है। तो डेरिवेशन आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। आप इसका खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें
और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम कुछ और टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। और in case of any doubt you can leave comment in the comment section and don't forget to like, share and subscribe.